अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहुंची फाइनल में और कराची किंग्स कल उनके लिए हार्ट ब्रेक, एक ऐसा मैच जो कि किसी तरफ जा सकता था। आखिरी लम्हे तक मालूम नहीं था कि इस मैच का नतीजा क्या होगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कुछ किस्मत का फ़ायदा भी और कुछ हज़रतुल्लाह ज़रई की जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी उसकी बदौलत वो एलिमिनेटर 2 में पहुँचे हैं और आज सेमीफाइनल समझ लीजिए, इसको एलिमिनेटर 2 कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में टेक्निकली। सो आज पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच रात 9 बजे होगा और जिसका विनर 24 जून को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो है वो फाइनल खेलेगा। तो कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, इसी तरह आज जो होने वाला मैच है इसके ऊपर भी अपने दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग पे तो बात करेंगे। आपने हेडलाइन में सुना आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और इस हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ क्रिकेट के हल्कों में जारी, जो कि प्रेस रिलीज में लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूनुस खान ने मुत्तफ़िका तौर पर राहें जुदा करने का फैसला किया। इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और इसका क्या एक इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की टीम को जो इंग्लैंड जा रही है, वेस्ट इंडीज़ पे बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग से शुरुआत करते हैं और कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, वेलकम अगेन। और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो बकर बिलाल, उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं। कमर भाई, सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। सो कल बड़े ज़बरदस्त दोनों मैचेस हुए और लग ही रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैचेस जीतने वाली पहली टीम है और वो पहुंच जाएंगे फाइनल में, बट ऐसा नहीं हुआ। मुल्तान सुल्तान पहली मरतबा पहुंचे तो मुल्तान का हलवा जो है वो रॉक्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड शॉक एक तरह से। लेकिन दूसरा मैच तो बहुत ही अच्छा हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें पेशावर ने एक नेल बाइटर था और दिल की धड़कनें रात 3 बजे तक जब ये मैच चल रहा था तो कोई सो नहीं पा रहा था, इस वजह से भी कि शायद मैच चल रहा है, लेकिन मैच इतना खतरनाक था कि वो जो उसकी टेंशन है उससे नींद भी लोगों को नहीं आ रही थी। तो आपको क्या कहना था दोनों मैचों पर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुँचा बिल्कुल और विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो कुछ भी हैसल शुरू में हुई और मुश्किलात, उसके बाद अब जो काफ़ी स्मूथली ये गेटिंग टू इट्स एंड। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये एकदम से ऊपर उभर कर और फाइनल में पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ इट गोज़ टू देयर क्रेडिट कि जो लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो PSL 6 के फाइनल में आ जाएंगे, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो आज कड़ाकेदार जो कहते हैं मैच होगा, जी जी, तो उसके बाद ही तय पाएगा कि फाइनल इनमें से कौन होगा। और मेरी ज़ाती राय में तो पेशावर ज़ल्मी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा से और आई थिंक दे हैव द एज। चलें, पेशावर ज़ल्मी के फैंस तो खुश होंगे, कमर साहब ने उनके लिए बहुत अर्ली प्रेडिक्शन कर दी है। लेकिन कल के दोनों मैचों पे जो बात कर रहे थे वो बकर के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान की शानदार जीत और पेशावर ज़ल्मी ने तो एक नेल बाइटर मैच जीता। इन दोनों मैचों की तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तो जनाब, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ और कराची ने आखिरी ओवर में दो कैचेस ड्रॉप किए। आई थिंक उसने पूरे मैच को पलट दिया, वरना शायद हम सुपर ओवर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते। वो बकर, आई थिंक मुल्तान सुल्तान ने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास किया और बड़े डिजर्विंग विनर्स थे, बट जो कराची ने आई थिंक हज़रतुल्लाह ज़रई के बाद कम बैक करके आखिरी ओवर में गलतियाँ की है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तो कराची के फ़ैन अब तक बड़े उदास भी हैं, कुछ गुस्सा भी उनको है। बट ऐसे मैच में होता है जब आपको लगे कि आपकी टीम जीत सकती थी या मैच जो है वो सुपर ओवर की तरफ जा सकता था, रदरफोर्ड आउट होते सेकंड लास्ट बॉल पे तो कुछ भी हो सकता था। तो आई थिंक ऐसी शिकस्त का दुख भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। बेसिकली तो ये प्रोफेशनल्स हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त अबू धाबी के अंदर, ख़ास तौर पे जो डबल हेडर के अंदर जो रात वाला मैच होता है बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रही है। जिस तरह के कल भी हम देख रहे थे कि बार बार तौलिया मंगवा रहे थे बॉलर्स, एक ओवर के अंदर 3-3 बार उनको अपने बाजुओं को और हाथ को खुश करना पड़ता था। तो ये एक रीज़न ज़रूर थी और कराची के बेंच से भी हमें यही चीज़ें सामने आई कि बहुत ज़्यादा बॉल गीला हो रहा था, तो कैचिंग में थोड़ी सी मुश्किलात थी। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि अगर वो कैचेस आखिरी ओवर में जो 2 कैचेस थे वो अगर ले लिए जाते तो शायद सुपर ओवर की तरह मैच जाता या कराची की झोली में भी आ सकता था। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए हज़रतुल्लाह ज़रई की, जिस तरीके से उन्होंने आके चार्ज किया
मेरा तो नज़दीक वहीं से मैच ही निकल गया था कराची के पास से। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। मोहम्मद आमिर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, खास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो लगातार पिछले 5 मैचों में फ्लॉप होते आ रहे थे और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मोहम्मद आमिर बड़े मैचेस के बॉलर हैं। तो जो उनके स्टार्ट का जो ओवर था, पहले ओवर में जिस तरीके से फेंटा दिया, ख़ास तौर पर ज़ाज़ई ने उनको बाउंड्रीज लगाई, 3 बाउंड्रीज लगा दी पहले ओवर में, उससे वो थोड़ा बैक फुट पे गए। लेकिन थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं इमाद वसीम की ना कैप्टनसी के अंदर भी थोड़ा सा लैक ज़रूर दिखाई दिया। मेरे नज़दीक मोहम्मद आमिर को सेकंड ओवर पावर प्ले में देना चाहिए था। पावर प्ले के अंदर देखें तो उन्होंने पहले 5 ओवर्स कराची किंग्स ने 5 डिफरेंट बॉलर से करवाए और खैर से तमाम बॉलर्स की खूब पटाई की हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने। तो मैच थोड़ा सा कराची की मैं समझता हूँ कि मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग की वजह से भी उनके हाथ से निकला। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई की बैटिंग किसी ज़लज़ले से कम नहीं थी कल कराची के फैंस के लिए। और इसी मैच के हवाले से और जो हमारे जो सेगमेंट्स उनकी जानिब बढ़ते हैं, कमर भाई से आज के मैच पे बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं कल के मैचेस के हवाले से सेगमेंट टैंक बाउंड्रीज। तो आपने दोनों सेगमेंट देखे और कमर भाई अगर बात करें हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई की या नूर ने कल जिस तरह की बॉलिंग की, अफगानिस्तान से बड़ा सीरियस T20 टैलेंट हमें सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि पावर हिटर्स बहुत तगड़े हैं वो T20 के लिहाज से। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने मुसलसल दूसरे मैच में कराची की जो है ना कहते हैं बॉलिंग के परखचे उड़ा दिए। तो क्या कहते हैं, आई थिंक अगर ICC या पाकिस्तान एक ज़माने में बहुत इनकी हेल्प की है, अब भारत के साथ भी उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, तो सीम्स लाइक के इन T20 क्रिकेट अफगानिस्तान कैन बी अ फोर्स इन द फ्यूचर। देखिए, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट होराइजन पे आए उस वक्त से ये कम से कम लिमिटेड ओवर गेम्स में तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा वेरी ब्रिलियंट, लेकिन ये कि प्रोग्रेसिव है और मैच जीतते रहते हैं अक्सर। लेकिन टेस्ट स्टैंडर्ड पे अगर आप इनको परखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अभी इनको बहुत वक्त लगेगा। मैच जीते हैं एक दो इधर उधर, जी, लेकिन ये जो ज़ाज़ई हैं, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई, अमेजिंग परफॉर्मेंस है इनका और मैं समझता हूँ काफ़ी कंसिस्टेंट हो गए थे ये चौके छक्के मारने में। और गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ाज़ई इन दिस PSL 6। मैं समझता हूँ कि ही इज़ इमर्जिंग टैलेंट, आगे जाके ये लिमिटेड ओवर गेम्स के अंदर काफ़ी ये नाम पैदा कर सकते हैं जिस तरह से ये कंसंट्रेशन से चौके छक्के मारते हैं। बिल्कुल, और चौके छक्के भी ऐसे हैं कि रमीज़ राजा जैसे कह रहे थे, लग रहा था कि अबू धाबी में शॉट लगाई है और शारजा अबू धाबी तक इनके छक्के वो कह रहे थे, क्योंकि ग्राउंड से बाहर 2 मरतबा फेंका और साउंड ऑफ द बैट वाज सो किलर। फॉर पेशावर ऑब्वियसली वो दे लव इट दैट साउंड, बट फॉर कराची इट वाज जस्ट लाइक अ शॉक करके इतनी ख़तरनाक अंदाज से बड़े अरसे बाद मुझे लगा जिसकी जयसूर्या भी याद दिला दी, या अगर हम देखें जो पावर हिटर के अंदर इससे प्रॉपर पावर हिटिंग बड़े अरसे बाद देखी जो कल उन्होंने कराची के खिलाफ खेली। और साथ साथ क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो दागों के चैंपियंस मोमेंट का जिक्र आ ही जाता है, और कल के मैच में भी दोनों मैच काफ़ी मोमेंट थे और खिलाड़ी डाइस मारते हुए जान मारते दिखाई दिए। चूँकि अब तो कहते हैं गलती गुंजाइश निश्ता, तो जनाब सरफैक्स से दागों के चैंपियन मोमेंट्स ने आपको ऐसे ही मोमेंट दिखाते हैं। तो मार्टिन गुप्टिल की विकेट भी थी अबू बकर इस हाईलाइट के अंदर, और मार्टिन गुप्टिल बिल्कुल फ्लॉप रहे। और आई थिंक IPL के अंदर भी हम देखें ना, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को पिक नहीं किया जाता इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खासतौर पर बैट्समैनों को। उसकी वजह कल साफ दिखाई दी कि इन पिचेस पर हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई चल सकते हैं, बाबर आजम चल सकते हैं, कामरान चल सकते हैं, शुएब चल सकते हैं, इवन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने एडजस्ट किया। तो मार्टिन गुप्टिल का जो फ्लॉप होना है, आई थिंक एक बड़ा लेसन भी है बहुत सारी टीम्स के लिए कि आपको प्लेयर को कंडीशंस के, पिच के लिहाज से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के पिक करना है। कराची किंग्स फिर भी अच्छा खासा इस टूर्नामेंट में सफ़र तय कर गई, बट मार्टिन गुप्टिल आई थिंक इस PSL की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल गफ़ार, डिसअपॉइंटमेंट तो हुई मार्टिन गुप्टिल की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्टिन गुप्टिल का जो नंबर था उसको 1 डाउन खिलाकर, जो उसको ओपनिंग का नंबर था उसको जो हटाकर थोड़ा सा गलत फैसला भी किया गया। अगर थोड़ा सा अगर आप देखें, चेंज करें अगर स्ट्रेटेजी को, सिर्फ अगर कराची किंग्स के परस्पेक्टिव से हम सोचें, बाबर आजम को 1 डाउन खिलाने में क्या हर्ज है? अगर शर्जील खान और मार्टिन गुप्टिल दोनों चार्ज करने वाले प्लेयर हैं, और कल भी हमने देखा कि शर्जील खान ने भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया, हालांकि वो टाइम नहीं लेते स्टार्ट में, उन्होंने भी टाइम लिया, 10 बॉलों पे 10, 12 बॉलों पे 12, ये उनका स्ट्राइक रेट चल रहा था। लेकिन मार्टिन गुप्टिल जो कि लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं, और हर कोई जानता है कि उस प्लेयर के अंदर पावर ज़रूर है, वो एक लंबी शॉट खेलने के माहिर ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा पावर प्ले के अंदर यूज़ कर लेते तो
शायद स्ट्रेटेजी चेंज करने से फ़ायदा हो सकता था, लेकिन लगातार उनको वन डाउन पोजीशन पे खिलाया गया और मेरा ख्याल है शायद एक मैच के अंदर 43 उनका स्कोर है, बाकी तमाम मैचेस के अंदर वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। बहुत बड़ा झटका है ये कराची किंग्स के लिए, और उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करना, शजील का परफॉर्म ना करना, मार्टिन गुप्टिल का परफॉर्म ना करना, ये बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ है कराची किंग्स के लिए। और कहीं ना कहीं कल बाबर आजम ने भी स्टेडी स्टार्ट लिया, थोड़ा सा स्लो हमें उनका स्टार्ट दिया, हालांकि दूसरे एंड पे विकेट्स गिरती जा रही थी, यकीनी तौर पर प्रेशर बाबर आजम के ऊपर भी था, लेकिन एंड तक वो जिस तरह चार्ज करना चाहते थे थोड़ा अपने आप से भी वो डिसअपॉइंट नजर आए। जिस तरह वो चार्ज करना चाहते थे उस तरह वो चार्ज नहीं कर पाए। तो ओवरऑल चीज़ें कुछ कराची किंग्स की तरफ से गलत भी हुई, लेकिन मार्टिन गुप्टिल बहुत बड़ा सेटबैक मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वो प्लेयर थे उस तरह की उन्होंने अपने आप को यहाँ पर परफॉर्मेंस से प्रूव नहीं कर सके। बिल्कुल अमेजिंग कंसिस्टेंसी है इस इनकंसिस्टेंसी के अंदर मार्टिन गुप्टिल की, भाई एक मैच में वो भी नहीं चले, और कराची किंग्स ने भी अमेजिंग कंसिस्टेंसी बरकरार रखी कि चेंज ही नहीं किया उनको। लेकिन अगर हम टॉप 3 देखें कराची का कमर भाई, तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, एक है ऐसा हल्का क्रिकेट का जो ये कहता है कि T20 में उनका रोल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। अब कराची की कल इनिंग को भी आप उठा के देखें, तुषारा परेरा अगर ना मारते तो 150 होने से, बाबर खेलते हैं लंबा, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट वो जो एक इम्प्रोवाइजेशन होती है या प्लेयर जो प्रोग्रेस करता है कमर भाई ओवर द ईयर्स, जैसे रोहित या केन विलियमसन और इसी तरह विराट कोहली ने भी T20 वनडे बेहतर किया। आप समझते हैं बाबर थोड़ा स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कल भी उनका जो थोड़ा सा मेथड ऑफ प्ले था वो इतना कहते हैं ना एग्रेसिव नहीं था जैसे हजरतुल्लाह ज़दई कर रहे थे। देखिए किसी भी दुनिया की इंटरनेशनल टीम या लोकल टीम, डोमेस्टिक टीम, उसकी बैकबोन अगर वीक हो तो फिर वो शख्स जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो कंट्रोल करता है उस टीम को और गेम को। जी जी, मैं आपको मिसाल देता हूँ मिसबाहुल हक कि मिसबाहुल हक एक ज़माने में उनका नाम पड़ गया था टुक टुक टुक, इसलिए कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो बड़ी फ्रेजाइल थी। बिल्कुल जी, कि मिसबाहुल हक आउट हुए तो पूरी टीम कोलैप्स। तो ये टुक टुक का जो इनको टाइटल मिल गया था उसके बाद उन्होंने 56 बॉल पे सेंचुरी मार दी टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल अमेजिंग, विव रिचर्ड्स को इक्वल कर दिया, सबके मुंह बंद कर दिए उन्होंने, जो लोग उनको टुक टुक कहते थे। इन सम वे बाबर आजम का रोल कुछ ऐसे ही है किसी भी यानी इंटरनेशनल टेस्ट टीम में भी और लिमिटेड ओवर मैचेस के अंदर भी और PSL प्रेशर में रहते हैं कि बाकी लड़के अच्छे नहीं हैं। देखिए जब आपके स्टार स्टडेड प्लेयर जैसे आपने भी नाम लिया मार्टिन गुप्टिल, शर्जील खान, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल न्यूजीलैंड प्लेयर, जी हाँ, और शर्जील खान, और ये लोग अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो इनिशियली इस 20 ओवर के गेम में जिसमें 120 बॉलें होती हैं, तो फिर वो इन प्ले आ जाता है इफ्स एंड बट्स। अगर ऐसा होता तो अगर और मगर तो ऐसा होता, जो देखने वाले हैं फैन सपोर्टर्स वो फिर इस तरह की बात शुरू कर देंगे कि अगर ऐसा होता तो यूँ होता, यूँ होता तो ये होता। ये सारी जीतने हारने की बात है। ठीक है, तो आपके ख्याल में बाबर का जो रोल है, गबर साहब की बात मुझे समझ में आ गई कि अगर विकेटें गिरेंगी तो फिर बाबर भी शायद उसी रोल में खेलेंगे जो उनको दिया गया है। शायद अगर शर्जील और गुप्तिल अच्छी फॉर्म में होते कि जो इनिंग्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो सकती थी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो पेशावर और इस्लामाबाद का बड़ा मैच होना से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब पेशावर और इस्लामाबाद का आज बड़ा मुकाबला, और इस मैच में दोनों टीमों के पास बड़े मैच विनर्स मौजूद हैं। हमने एक रिपोर्ट बनाई है इस मैच के हवाले से, पहले आपको वो दिखाते हैं फिर आके कुछ मैच पे प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोनों टीमें पहले भी टाइटल जीत चुकी हैं, इस्लामाबाद ने 2 मरतबा, पेशावर ने 1 मरतबा, तो दोनों टीमें बिल्कुल किसी से कम नहीं, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बड़ा इनका इंटरेस्टिंग है। सो कोक प्रेडिक्टर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, और मैं कमर भाई से एग्री करूंगा, पेशावर ज़ल्मी क्योंकि मैच विनर ज़्यादा हैं, फिर कल का मैच एक बड़ा तगड़ा मैच खेला, तो ऐसी टीम जो मुश्किल सूरत हाल से जीत कर आती है, माइंडेड के इस्लामाबाद कल हारे थे, तो एक ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में पेशावर को इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि मैच जीत कर वो आ रहे हैं, तो उनको
इसका एज मिलेगा। कमर भाई एग्री करेंगे आप? हालांकि दोनों टीमों का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट एक दिन पहले 24 घंटे भी नहीं गुजरे, एक टीम जीती है, एक हारी है, इसका एक इम्पैक्ट तो होता है। देखिए नफसियाती तौर पर दोनों टीमें जाहिर है पम्प्ड अप हैं, दोनों टीमें PSL की चैंपियंस भी रही हैं जी जी, और ये काफ़ी टक्कर का मैच हो सकता है, क्लोज गेम भी हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये वन साइडेड मैच होगा आज की रात जो मैच होगा। पेशावर ज़ालमी की टीम हालांकि मैं समझता हूँ कि फेवरेट है इस वक्त। जी जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी इतनी कमज़ोर नहीं है, तो ये 20 ओवर के खेल में तो कुछ भी हो सकता है। शुरू के अगर 2-3 बैट्समैन जम गए और 20-30, 40-50 रन बना लिए जी जी जी, और कोई 170, 165 का टारगेट दे दिया अपोजिशन को, तो फिर काफ़ी चैलेंजिंग गेम हो सकता है इन दोनों के दरमियान। बिल्कुल। और जैसे कमर भाई ने कहा, अबूबकर आई थिंक मुनरो और जरदाई ये होंगे बहुत दोनों की फैक्टर, क्योंकि दोनों टीमों में एक चीज़ की तो बड़ी सिमिलैरिटी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। जरदाई तो एक्स्ट्रा अटैक करते हैं, मुनरो अभी कुछ ख्याल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बॉलर्स बैठे हुए मैच से पहले भी ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों को आउट कैसे करना है। नो डाउट जो आपने कंपैरिजन दिया है कॉलिन मनरू और जरदाई के दरमियान, ऑब्वियसली ये दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करेगी। अगर मनरू आगाज़ अच्छा फ्राहम करते हैं तो फिर जरदाई के लिए भी मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह के डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा और उनसे फिर परफॉर्मेंस की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोनों प्लेयर्स के दरमियान तो यकीनी तौर पर एक मुकाबला होगा, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस अगर इन दोनों टीमों के दरमियान जो हुए हैं उनके रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो सिर्फ एक बार इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह नसीब हुई है, जबकि 4 बार पेशावर ज़ल्मी जीती हुई है। लेकिन एक चीज़ का एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी, कि जो सेकेंड लेग अबू धाबी में शुरू हुआ है उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो पहले जो प्ले ऑफ मैच था उसके अंदर करना पड़ा है। उससे पहले वो जितने मैचेस थे वो जीत कर टॉप ऑफ द टेबल थे, और इस हार के बाद वो अपने आप को कैसे रीबाउंड करते हैं ये बहुत मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सोचने की बात है, और किस तरीके से वो बाउंस बैक करते हैं वो बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी मैं समझता हूँ जो उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है ना, वो उनके बॉलर्स इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वहाब रियाज जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद इरफान की ज़बरदस्त बॉलिंग, मोहम्मद इमरान को अगर हम देखें एमर्जिंग में बॉलर आए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं। लास्ट ओवर भी उन्होंने जो किया वो भी बड़ा समझदारी के साथ हमें करते हुए दिखाई दिए। ऑब्वियसली एक खालिद उस्मान को देखना होगा कि आज पेशावर ज़ल्मी खालिद उस्मान को मैदान में उतारती है या कोई और चेंजिंग जो है उनकी जगह की जाती है। तो उम्मीद यही है कि अच्छा मैच होगा। जिस तरह कमर भाई कह रहे थे कि मज़ा तभी आएगा जब क्लोज मैच हो, तो क्लोज मैच की मुझे भी तवक्को है और होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि आप कौन सी टीम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मुझे आज कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी ज़रूर फेवरेट दिखाई दे रही है। देखिए कोई इस्लामाबाद की भी बात कर ले वो बोलेंगे कि सब लोग जो है वो आज ज़ल्मी की बात करें, बट यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही बात करें। क्योंकि एक और एलिमेंट है जिस पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि पेशावर ज़ल्मी की भी उस पर नज़र होगी, वो उन्हीं के प्रोड्यूस करदा एमर्जिंग और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलर हसन अली, जो हमेशा राइज टू द ओकेजन करते हैं। और मुझे लगता है कि कमर भाई हसन अली समवन जो आज चाहेंगे कि जब उनके लिए अब उनकी टीम के लिए डू और डाई मैच है, ही समवन इज अ चैंपियन बॉलर, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, एंड वॉच आउट फॉर आई थिंक हसन अली फॉर दिस मैच। ही इज फिट अगेन। यस, और देखें वो लंबे चौड़े फास्ट बॉलर नहीं है, और जो छोटे कद के फास्ट बॉलर्स होते हैं, खासकर जिस तरह हसन अली की हाइट है जी, तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उनकी बॉल जो है वो स्लाइड करती है पिच करने के बाद, जी, स्विंग भी अच्छा कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाउंस इट स्लाइड्स टुवर्ड्स द बैट्समैन, मूविंग इन मूविंग आउट। तो ही हैज़ बीन सक्सेसफुल बिकॉज ही बॉल्स ऑन ए लाइन विच इज़ ऑफ स्टम्प। ठीक है, जिससे मगरा गेंद करता था, ग्लेन मैगरा, द ग्रेट मैगरा। तो जो भी मीडियम पेस फास्ट बॉलर उसकी लाइन अगर सही होती है ऑफ स्टम्प की तो ही बिकम सक्सेसफुल बॉलर। चलिए हमने PSL पे तो काफ़ी बात की, क्विकली बात करते हैं कमर भाई। यूनुस खान रिजाइन एज अ बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान, ज्वाइंट प्रेस रिलीज। अच्छा, यूनुस खान इस समवन जो मीडिया पे वैसे ही बहुत कम आते हैं, पर अभी अबू बकर को बात पता है, मुझे पता है, कमर भाई को तो खैर मेरे ख्याल में ज़रूर उनका नंबर मिल जाता होगा, बट ही इज़ नॉट समवन जो मीडिया से कॉन्टैक्ट में रहेंगे। बड़ा सेल्फ मेड है, दूर दूर रह के जब लाइमलाइट मिलता है तब भी, जब दूर होते हैं तब भी, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसे संभव करेंगे? आई थिंक ही समवन जो कि कैन बी यूटिलाइज एज इंडिया यूटिलाइजिंग राहुल ट्रैविड एट द NCA अंडर 19 लेवल। यूनुस खान जैसे शख्स का पाकिस्तान क्रिकेट से डिसोसिएट होना कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। हाईएस्ट रन मेकर इन टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान और हाईएस्ट सेंचुरी मेकर। तजुर्बा
पूरा बैकअप है उनके पास तजुर्बे का। जी हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है उनके साथ कि जब उनको किसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है या किसी भी शख्स को आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कोच बनने की, बॉलिंग या बैटिंग कोच, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंसेस भी पैदा हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यूनुस खान की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर लेकिन मोहम्मद यूसुफ कराची में, अच्छा ठीक है बड़े प्लेयर हैं वो भी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, पर प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। यूनुस खान इज देयर बट लोग बताते हैं कि शायद ही वाज नॉट हैप्पी टू सी मोहम्मद यूसुफ, जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही वाज कोचिंग वन ऑफ द पाकिस्तान टीम गाइज, और फिर हमने देखा कि उन्होंने ओपनली बोल दिया। एक चीज़ तो है वो ब्लंट है, वर्ल्ड क्लास है, तो उनको शायद डर नहीं है, कंप्रोमाइज़ कभी यूनुस भाई ने किया नहीं। कमर भाई आप भी जानते हैं उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली बड़ी अपफ्रंट खेली और बड़े असूल से खेली, इसलिए वो ना किसी को स्टेक है, वो कहते हैं ना ही डजंट कैरी एनी बैगेज। तो उन्होंने वहाँ भी बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बकर और मैं दोनों बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा भाई अगर आप सब लोग की बातों पर आकर टीम सेलेक्ट करेंगे तो बैटिंग कोच से क्या पूछें, पहले सिलेक्शन तो ठीक करें। तो आई थिंक मुझे लगता है यही एक बॉइलिंग पॉइंट था जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची है। मैं जैसा कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हिज पाकिस्तान बैटिंग कोच ही वाज, ठीक है, बिफोर ही वॉकड आउट टुडे or whatever. Difference of opinion. There are two individuals, Mohammad Yusuf or Yunus Khan. जी। Their personalities poles apart. वो डिफरेंट कैरेक्टर है यूनुस खान, ये डिफरेंट कैरेक्टर है मोहम्मद यूसुफ। तो जाहिर है कि अगर कोई इंटरफेरेंस हुई होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि यूनुस खान एक ऐसा इंसान है कि जो अचानक वॉकआउट कर जाए। There must have, और वो इंटरफेरेंस ही बर्दाश्त नहीं करते जो हमें उनके बारे में कोई ना कोई चीज़। वो बकर से पूछते हैं, बकर लाहौर में बैठे हैं, कदाफी स्टेडियम रोज आना जाना होता है, बकर क्या खबरें हैं यूनुस भाई के हवाले से? मैंने तो बात की जो मेरे दिल की बात है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, बट बिहाइंड स्टोरी क्या लगती है, एक्चुअल पॉइंट क्या बना, आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? देखिए अभी तक मेरे पास कोई इस हवाले से कोई मुस्तनद खबर नहीं है, लेकिन हमें भी जो सोर्सेज से कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे तक, उनमें यही है कि जो आपने बात की कि मोहम्मद यूसुफ के हवाले से भी थोड़ा सा नाखुश थे। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, जब इनका ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच थे, इसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी इन्होंने अपनी खिदमात देनी थी। लेकिन अभी भी रिसेंटली अगर हम देखें तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो प्लेयर्स का कैंप लगाया गया था, हाई परफॉर्मेंस कैंप जिसको नाम दिया गया था, 26 प्लेयर उसके अंदर शामिल थे। उस कैंप में भी यूनुस खान ने जो जिनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करेंगे, उन्होंने वो कैंप ज्वाइन नहीं किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जब से मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए हैं, तब से यूनुस खान ने वहाँ अपने लिए आना जो है शायद उसमें कुछ उनको कोई प्रॉब्लम है और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं बैक एंड पे कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिसके मोहम्मद यूनुस खान जो है जिससे खुश नहीं थे। वो चाहे कौमी टीम के साथ उनके मामलात हों या मिसबाउल हक के साथ तो उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ के आने का कहीं ना कहीं मुझे तो मैं अज्यूम ये कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गैर मुस्तकिल मजाजी हो या जज्बातीपन हो या तनाज़ात में रहना हो, ये यूनुस खान का पुराना वतीरा है। और 2007 में भी हमें याद है कि थोड़ी इख्तिलाफ राय कि ठीक है वो ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रेट प्लेयर भी हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड ऑफ द गेम है। और ऐसे शख्स को, ऐसे क्रिकेटर को, कमर भाई मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का यही तो इम्तिहान होता है कि आप किसी शख्स को हैंडल कैसे करते हैं और आप उससे कितना बेस्ट अपने लिए निकलवा सकते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को शाबाश भी यहाँ पर दूध देनी चाहिए कि यूनुस खान को उन्होंने लेकर भी आए और फिर उन्होंने अच्छी खासे टूर भी किए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, होम सीरीज थी। बट इवेंचुअली आई थिंक जो लोग जानते हैं यूनुस भाई को, तो कभी ना कभी होना था। हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तक ये चल रहा है इट लाइक अ मिरेकल। लेकिन चले आखिर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 135 से 5 आउट। लेकिन असल जो डिबेट बनी हुई वर्ल्ड क्रिकेट में वो ये है जनाब के 2 साल की टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी इंडिया पाकिस्तान, आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था, हुआ नहीं। काफ़ी इसमें सवालात हैं इसके एग्जीक्यूशन पे, बट फाइनल वहाँ रखा जब पूरी दुनिया को पता। आपकी तो कमर यूके में गुजरी, तो अब तो ये सारा मजा किरकिरा हो गया। गवास्कर कह रहे हैं, सुनील गवास्कर, द ग्रेट गवास्कर, वो कहते हैं कि भाई फाइनल को दोबारा करा लीजिए, क्योंकि ये एक 2 साल की मेहनत के बाद हो रहा है। मेरी अपनी सजेशन है कमर भाई, जो आपके पास में लेकर आ रहा हूँ, कि क्या हम होम एंड अवे बेसिस पे नहीं कर सकते, दोनों टीमों को इक्वल चांस मिले, उनके फैंस भी एक साथ देखें मैच। वेरी गुड आइडिया इनफैक्ट कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान, तो एक मैच न्यूजीलैंड में करा देते, एक भारत में करा देते। जी जी, बेस्ट ऑफ 2। आई डोंट लाइक द आइडिया कि जॉइंट चैंपियन हो गए, जिस तरह के वर्ल्ड कप चैंपियन तो एक होता है सर। सर देखें चैंपियन चैंपियन है,
बिल्कुल। अब ये जिस तरह वर्ल्ड कप में ये जो इतना गलत डिसीजन कि जॉइंट चैंपियन न्यूजीलैंड वो भी बाउंड्रीज पे सर, वो भी बाउंड्रीज पे हंसने वाला मुकाम है कि यानी सीखना क्या चाहिए कमर भाई? आखिरी सवाल आपसे, इस डिबेकल से जो कि ऑब्वियसली एवरीवन वर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट क्रिकेट, अल्लाह अल्लाह करके टेस्ट क्रिकेट को थोड़ी सी मसनूई से ये हाइप मिली थी। आई एम नॉट सेइंग कि ये दिल से हो रहा था कि टेस्ट क्रिकेट लोग देखना चाहते हैं, ये बनाई गई है, इसके पीछे पूरी मेथड है, प्री हाइप है। आईसीसी ने अच्छा काम भी किया अपने डिजिटल पे, उसकी मैंने भी तारीफ भी की, बट मैच ना हो तो फिर क्या हो सकता है सर? देखिए, टेस्ट क्रिकेट इज मदर ऑफ ऑल क्रिकेट और इसको हैंडल बहुत ही मदर की तरह करना चाहिए था कि, और वो किया नहीं गया। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट डूम एंड ग्लूम जो मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कह के मैं गया था जी जी कि ये हो सकता है कि ये टेस्ट मैच बारिश की नज़र हो जाए, तो एक ऐसी जगह पे कर दिया है जहाँ बारिश हमेशा होती रहती है, हैम शहर के अंदर, जिसका कैपिटल साउथहैम्पटन है। जी हाँ। तो देखिए क्या होता है इसका नतीजा। वैसे 135 से 5 आउट हैं और अभी कल का पूरा दिन बाकी है, तो 217 इंडिया ने बनाए थे। जो नेवर नो भाई कि टेस्ट क्रिकेट में या क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन बट केन विलियमसन एक्सपेक्टेड ही स्टूड, और मुझे लगता है कि वो विराट कोहली की तरह ही जो है वो इस मैच में जो खड़े देंगे। चलें आखिर में क्विकली और आज के मैच की बात करें, कमर भाई आपके ख्याल में, फिर अबू बकर से मैं आखिरी ओपिनियन लेता हूँ, आप किसको जो है वो किस प्लेयर्स को जो है वो प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि दे कैन बी अ की प्लेयर टुडे? मतलब हसन अली की तो मैंने बात की, रज़ई और मुनरो का पता है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर, कामरान हैं, शुएब मलिक हैं, वहाब हैं, इसी तरह उनके पास आसिफ अली है। आपके ख्याल में कौन की प्लेयर हो सकता है? आई थिंक वहाब रियाज विल मैटर। ओके, बिकॉज ऑफ देयर पेस एंड कैप्टनसी, द वे ही हैज बीन हैंडलिंग हिज टीम। ठीक है, क्विकली आपसे शॉर्ट आंसर अबू बकर, की प्लेयर 1-2 जो आप मेंशन करना चाहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुझे लगता है कि इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली, इनको जो मिडिल ऑर्डर है, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर अगर परफॉर्म करता है तो वो यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल डाल सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरह कमर भाई ने बात की है कि वहाब रियाज, तो मुझे भी वहाब रियाज से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं उनकी, वो अगर स्ट्राइक करते हैं तो फिर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होना है जनाब। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका, अबू बकर आपका शुक्रिया, और देखते हैं कि आज कौन सी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर में से मैच जीत कर जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को 24 जून को एक बड़े फाइनल में ज्वाइन करेगी। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।